1525 का साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। इस साल भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नई शक्ति का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। यह साम्राज्य आने वाली सदियों तक भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देता रहा। इस भव्य राजवंश के निर्माता थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। बाबर, जो आज के उज्बेकिस्तान से थे, ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए भारत पर अपनी नजरें गड़ा दी। उन्हें यह मौका तब मिला जब दिल्ली पर शासन करने वाला लोदी वंश कमजोर हो गया। 1526 में लड़ा गया पानीपत का पहला युद्ध इस ऐतिहासिक संघर्ष का गवाह बना। बाबर की सेना हालांकि संख्या में कम थी, लेकिन बेहतर रणनीति और बारूद तकनीक की ताकत से लैस थी। इब्राहिम लोदी के नेतृत्व वाली लोदी सेना बाबर की तोपों और घुड़सवारों के हमले के आगे टूट गई। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारे गए, जिससे लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में मुगल शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने मुगल प्रभुत्व के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। बाबर के बेटे हुमायूं ने 1530 में गद्दी संभाली और एक विशाल लेकिन नवजात साम्राज्य विरासत में पाया। हालांकि उनका शासनकाल चुनौतियों और अस्थिरता से भरा रहा। उन्हें अफगान रईसों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाना चाहते थे। उनमें से एक दुर्जय नेता शेर शाह सूरी उभरा, जिसने मुगल शासन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। 1540 में शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में, जिसे बिलग्राम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, हुमायूं पर करारी हार थोपी। इस हार ने हुमायूं को निर्वासन में भागने और फारस में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। शेरशाह सूरी, जो एक कुशल प्रशासक और सैन्य रणनीतिकार थे, ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया और सूर साम्राज्य की स्थापना की, जो 15 साल तक चला। अपने संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली शासनकाल के दौरान शेरशाह सूरी ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, जिसमें एक नई मुद्रा प्रणाली की शुरुआत और बुनियादी ढांचे का सुधार शामिल था। उनके शासनकाल हालांकि अल्पकालिक का भारत की प्रशासनिक संरचना पर स्थायी प्रभाव पड़ा, जिसने बाद के मुगलों को भी प्रभावित किया। 1555 का वर्ष भारत में हुमायूं की वापसी का प्रतीक है, जो अपना खोया हुआ सिंहासन हासिल करने के लिए दृढ़ था। उसने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराया और दिल्ली में मुगल शासन को फिर से स्थापित किया। हालांकि उनका शासनकाल अल्पकालिक था, क्योंकि 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके असामयिक निधन ने उनके 13 वर्षीय पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जो अकबर महान के रूप में जाना जाने लगा। अकबर का शासनकाल, जो 1556 से 1605 तक फैला था, मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उनका शासनकाल उल्लेखनीय सैन्य विजयों, प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता की नीति से चिह्नित था, जिसने उन्हें अकबर महान का खिताब दिलाया। उन्हें एक खंडित साम्राज्य विरासत में मिला था, लेकिन सैन्य कौशल और चतुर कूटनीति के संयोजन के माध्यम से उन्होंने मुगल प्रभुत्व का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिक भाग तक कर लिया। अकबर के सैन्य अभियान रणनीतिक प्रतिभा और विविध युद्ध क्षेत्रों के अनुकूल होने की इच्छा से प्रेरित थे। उसने राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर लिया, गुजरात और बंगाल को मुगल शासन में शामिल कर लिया और मुगल प्रभाव को दक्षिण में दक्कन तक बढ़ा दिया। उनकी जीत ने न केवल साम्राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि मुगल साम्राज्य को भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। अकबर न केवल एक कुशल विजेता था, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी था। उन्होंने यह पहचाना कि उनके विशाल साम्राज्य की स्थिति और समृद्धि एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करती है। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू की, साम्राज्य को प्रांतों या सूबों में विभाजित किया, जिसके प्रमुख राज्यपाल या सूबेदार थे, जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करते थे। एक निष्पक्ष और कुशल राजस्व प्रणाली के महत्व को पहचानते हुए अकबर ने जब्त प्रणाली की शुरुआत की, जो भूमि माप और फसल की पहल पर आधारित एक भू राजस्व प्रणाली थी। इस प्रणाली का उद्देश्य हालांकि पूरे साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं किया गया था, एक अधिक न्यायरहित और पूर्वानुमानित राजस्व संग्रह प्रक्रिया बनाना था। विशाल साम्राज्य पर अपने नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को लागू किया, जो एक सैन्य और प्रशासनिक पदानुक्रम था, जिसमें अधिकारियों को रैंक या मनसब दिए जाते थे, जो उनकी स्थिति
वेतन और सैन्य दायित्वों को निर्धारित करते थे। इस प्रणाली ने कुलीन वर्ग की वफादारी सुनिश्चित की और अकबर को अपने सैन्य और प्रशासनिक मामलों के प्रबंधित करने के लिए एक सुव्यवस्थित संरचना प्रदान की। भाग 5 सहिष्णुता का एक ताना बाना, अकबर के सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। अकबर का शासनकाल न केवल सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियों बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संश्लेषण की भावना से भी चिह्नित था, जो उनके समय के लिए असामान्य था। उन्होंने जजिया, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर समाप्त कर दिया और सक्रिय रूप से अंतर धार्मिक संवाद और समझ को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान और धर्मशास्त्री आस्था और दर्शन के मामलों पर चर्चा में शामिल होते थे। अकबर का दरबार संस्कृतियों का संगम बन गया, जहां फारसी, अरबी और संस्कृत एक दूसरे के साथ फल फूल रहे थे। कला और वास्तुकला के उनके संरक्षण ने आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और उनके पिता के मकबरे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जैसी शानदार संरचनाओं का निर्माण किया, जो सभी भव्यता और कलात्मक उत्कृष्टता के प्रति मुगल प्रेम के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। अकबर का शासन काल धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संश्लेषण का प्रतीक था, जो ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता था जहां विभिन्न धर्म और परंपराएं सह अस्तित्व में रह सकती थीं और फल फूल सकती थीं। भाग 6 कला के संरक्षक, जहांगीर का शासनकाल और संस्कृति का उत्कर्ष। लगभग 5 दशकों के शासनकाल के बाद अकबर महान ने 1605 में अपनी अंतिम सांस ली। उनका पुत्र सलीम जहांगीर, जिसका अर्थ है विश्व विजेता, की उपाधि धारण करते हुए सिंहासन पर चढ़ा। हालांकि जहांगीर के शासनकाल में उनके पिता के समान क्षेत्रीय विस्तार नहीं देखा गया होगा, लेकिन यह उल्लेखनीय कलात्मक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का दौर था। कला, संगीत और साहित्य के पारखी जहांगीर ने मुगल दरबार को कलात्मक संरक्षण के एक जीवंत केंद्र में बदल दिया। उनके पास विस्तार के लिए एक उत्सुक दृष्टि और सुंदरता के लिए गहरी प्रशंसा थी, जो उनके शासनकाल के दौरान निर्मित उत्तम लघु चित्रों में परिलक्षित होती है। जहांगीर के संस्मरण तुझुक ए जहांगीर उनके व्यक्तित्व, कला और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और उनके द्वारा सामना की जाने वाली प्रशासनिक चुनौतियों की एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। प्रकृति, विशेष रूप से वनस्पतियों और जीवों के प्रति उनका आकर्षण उनके शासनकाल के दौरान किए गए फूलों, पक्षियों और जानवरों के असंख्य चित्रों में स्पष्ट है। जहांगीर के अधीन मुगल चित्रकला शैली नई ऊंचाइयों पर पहुंची, जिसमें उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जैसे कलाकारों ने ऐसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई जो प्रकृतिवाद और जटिल विवरण के प्रति मुगल प्रेम को पकड़ती हैं। जहांगीर का शासनकाल इस बात का प्रमाण है कि मुगल साम्राज्य केवल सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति के बारे में नहीं था, बल्कि स्वाद के शोधन और सुंदरता के उत्सव के बारे में भी था। भाग 7 एक परिवर्तनकारी युग, मुगलों के अधीन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। मुगल युग, जो 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चला, भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाया। फारसी संस्कृति की आमद का मुगल दरबार की भाषा, साहित्य और शिष्टाचार पर गहरा प्रभाव पड़ा। फारसी प्रशासन की भाषा बन गई और वास्तुकला की एक नई इंडो फारसी शैली का उदय हुआ, जिसमें इस्लामी और भारतीय तत्वों का मिश्रण था। मुगल सम्राट मुसलमान होने के बावजूद अन्य धर्मों, विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति अपेक्षाकृत सहिष्णु थे, जो उनके अधिकांश प्रजाजनों का धर्म था। इस सहिष्णुता ने विशेष रूप से अकबर के अधीन एक हद तक धार्मिक समन्वयवाद को बढ़ावा दिया, जिसमें नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ जो इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच की खाई को पाटना चाहते थे। मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। मुगल सम्राटों ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए व्यापार के महत्व को समझते हुए यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित किया। मुगल दरबार अपनी भव्य जीवन शैली और विलासिता के सामानों की मांग के साथ खपत का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जो दूर दूर से व्यापारियों और व्यापारियों को आकर्षित करता था। भाग 8 कलह के बीज, मुगल साम्राज्य की चुनौतियां और सीमाएं। अपनी भव्यता और उपलब्धियों के बावजूद मुगल साम्राज्य सभी साम्राज्यों की तरह अपनी चुनौतियों और सीमाओं के बिना नहीं था।
साम्राज्य की विशालता, जबकि मुगल शक्ति का प्रमाण थी प्रशासनिक चुनौतियां भी पेश करती थी। इतने विशाल और विविध क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक जटिल प्रशासनिक तंत्र और एक मजबूत केंद्रीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता थी। मुगल सम्राटों को धार्मिक सहिष्णुता के अपने प्रयासों के बावजूद कट्टरपंथी हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के धार्मिक कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो उनकी नीतियों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। औरंगजेब के बाद के मुगल सम्राट अपने पूर्ववर्तियों के समान अधिकार और नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ रहे, जिसके कारण साम्राज्य के भाग्य में गिरावट आई। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जैसे दक्कन में मराठा और पंजाब में सिख, ने मुगल सत्ता को और चुनौती दी। मुगल साम्राज्य, जो कभी शक्ति और एकता का प्रतीक था, खंडित होने लगा, जिससे नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और अंततः भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ। भाग 9, निष्कर्ष। मुगल स्वर्ण युग की स्थायी विरासत। मुगल साम्राज्य बाबर के अधीन अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर अकबर और जहांगीर के अधीन अपने चरम तक भारतीय उपमहाद्वीप पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया। मुगलों ने अपने सैन्य कौशल, प्रशासनिक कौशल और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से सदियों तक भारत के राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक परिदृश्य को आकार दिया। उनके स्थापत्य चमत्कार, जैसे ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी, साम्राज्य की भव्यता की याद दिलाते हुए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं। मुगल विरासत केवल स्मारकों और कलाकृतियों तक ही सीमित नहीं है। ये भारतीय समाज के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है, जो इसकी भाषा, व्यंजनों, कला और यहाँ तक कि इसके राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित करता है। मुगल काल अपनी विजयों और क्लेशों के साथ साम्राज्यों की चक्रीय प्रकृति, उनके उत्थान और पतन और इतिहास के पाठ्यक्रम पर उनके स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है। मुगल युग अपनी खामियों के बावजूद रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल